की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम सत्ता के संग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपक पटोरिया। उत्तर प्रदेश में चुनावी शोर लगातार तेज हो रहा है। खैर, ऐसा तो लाजमी भी है क्योंकि अब जल्द ही विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। माना जा रहा है कि अगले हफ्ते तक अधिसूचना जारी हो जाएगी, लेकिन इस बीच कोरोना जिस तेजी से फैल रहा है वो सबको डरा भी रहा है। डर इस बात को लेकर है कि कहीं चुनाव के चलते कोरोना का विस्फोट ना हो जाए। दरअसल आज की तारीख में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 3000 के भी पार चले गए हैं, जबकि ओमिक्रॉन के 20 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं। और इस बीच सियासी दलों की रैलियां लगातार जारी हैं। रैलियों पर किसी तरह की कोई भी रोक नहीं लगी है, जबकि स्कूल बंद हैं करने के साथ ही अन्य पाबंदियां भी लगाई गई हैं और बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि जब हर ओर कुछ ना कुछ पाबंदी है तो रैलियों को लेकर कोई नियम कायदे क्यों नहीं है? क्या कोरोना रैलियों से दूर रहता है? मुद्दा बड़ा और गंभीर है। लिहाजा सत्ता का संग्राम में आज चर्चा इसी मुद्दे को लेकर होगी। रैलियां नहीं रुकेंगी। एक और देश भर में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ 5 राज्यों के चंद दिनों बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की वजह से राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां भी सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सभी दल बिना कोरोना से डरे बड़ी बड़ी राजनीतिक रैलियां, जनसभाएं करते हुए लगातार प्रचार कर रहे हैं। हालांकि कांग्रेस ने अगले 2 हफ्तों तक कोई भी रैली नहीं करने का फैसला लेते हुए अपनी आगामी रैलियों को भी रद्द कर दिया है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अकेले कांग्रेस के रैलियां नहीं करने की बात बनेगी और कांग्रेस की तरह अन्य दूसरे जो दल हैं वो रैलियां नहीं करने का फैसला कब करेंगे? चलिए इसे लेकर चर्चा शुरू करें, उसके पहले देख लेते हैं हमारी रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में चुनावी जंग को जीतने के लिए सियासी दलों के बीच जोर आजमाइश जारी है। एक के बाद एक नए दांव चले जा रहे हैं, लेकिन इस बार प्रदेश में कोरोना एक बार फिर तेजी से अपने पांव पसार रहा है। सूबे में बीते 10 दिन के अंदर कोरोना के 15 गुना मरीज बढ़ गए हैं। हालांकि कोरोना को काबू में रखने के लिए सरकार ने नाइट कर्फ्यू लगाने के साथ ही कोविड प्रोटोकॉल की नई गाइडलाइन जारी कर दी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसा कौन सा वायरस है जो दिन में तो गायब रहता है लेकिन रात होते ही बाहर घूमने लगता है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यूपी की सत्ता की चाहत में सभी राजनीतिक दल दनादन रैलियां कर रहे हैं और इन रैलियों में हजारों लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। समाजवादी पार्टी अपना रथ निकालकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रही है, तो वहीं बीजेपी को सत्ता में बनाए रखने के लिए सरकार एक के बाद एक विकास की योजनाओं की सौगात वाले कार्यक्रम आयोजित कर रही है और भीड़ जुटा रही है। यही नहीं, कांग्रेस ने तो कोरोना काल के बीच लड़कियों की दौड़ लगवा दी है और ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि सत्ता की चाहत क्या जनता की जान से ज्यादा कीमती है? आगे बढ़ें, चलिए उसके पहले जान लेते हैं कि आखिरकार सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में क्या कहा गया है। यूपी सरकार की कोविड गाइडलाइन के मुताबिक प्रदेश भर में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। किसी भी सार्वजनिक स्थान पर हो रहे कार्यक्रम में 200 से ज्यादा लोग उपस्थित नहीं हो सकते। सोशल डिस्टेंसिंग बनाना अनिवार्य है। मास्क के बिना कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकलेगा। ये गाइडलाइन उसी सरकार ने बनाई है जो लगातार सरकारी कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों की भीड़ जमा कर रही है। वहीं विपक्षी पार्टियां भी अपनी रैलियों में भीड़ को कम करने से परहेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि अब कांग्रेस ने कोरोना के चलते लड़की हूं लड़ सकती हूं मैराथन को रद्द कर दिया है। नोएडा, वाराणसी समेत तमाम जिलों में 7 से 8 कांग्रेस की मैराथन होनी थी। यही नहीं, कांग्रेस ने वर्चुअल रैली का फैसला किया है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि बाकी दल अब कब आगे बढ़कर लोगों की जान से खिलवाड़ करना बंद करेंगे। आपको बता दें कि 9 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संभावित विशाल रैली लखनऊ में आयोजित होनी है। भाजपा इस रैली में 10 लाख लोगों के शामिल होने का दावा कर रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का विजय रथ अभी कई जिलों में जाना बाकी है। सपा की रथ यात्रा में हजारों की भीड़ इकट्ठा हो रही है। वहीं कांग्रेस ने भले ही आगामी कार्यक्रम रद्द कर दिए हों, लेकिन अब तक वो भी कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन कर चुकी है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि जो सरकार खुद रात में बैठकर कोरोना से बचाव करने का उपाय ढूंढती है, वो दिन में क्यों उसी की धज्जियां उड़ा रही है?
सवाल विपक्ष पर भी उठता है कि 2020 और 21 में कोरोना काल में आई तबाही का जिम्मेदार सरकार को बताने वाला विपक्ष आम लोगों को फिर से उसी तबाही के समंदर में क्यों धकेलने में जुटा है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए लखनऊ से राघवेंद्र त्रिपाठी की रिपोर्ट। रैलियां नहीं रुकेंगी सत्ता का संग्राम में आज के इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं बीजेपी नेता विवेक श्रीवास्तव, सपा प्रवक्ता कीर्तिनिधि पांडे और कांग्रेस प्रवक्ता प्रदीप सिंह, और विशेष टिप्पणी के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार कृष्ण मोहन झा। आप सभी लोगों का स्वराज एक्सप्रेस में बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरीके विवेक जी, सबसे पहले चूंकि सत्ता में आप ही हैं, आपसे सवाल बनता है कि जब हर जगह पाबंदी है और हर जगह कोशिश ये की जा रही है कि लोग किसी भी आयोजन में 2 से ज्यादा ना इकट्ठे हों, केंद्र से भी और राज्य सरकार से भी दोनों तरफ से गाइडलाइन जारी है, तो ऐसा आपका कौन सा आयोजन होता है जिसमें 200 तो नहीं जुड़ सकते पर 20,000 या 2 लाख जरूर जुड़ सकते हैं? देखिए दीपक जी, अभी चुनाव आयोग की टीम जो उत्तर प्रदेश आई थी, तो किसी भी राजनीतिक दल ने चुनाव को टालने की बात नहीं की। सबने ये इच्छा व्यक्त की चुनाव समय से हो। राजनीतिक दलों के लिए चुनाव एक त्योहार की तरह होते, सब अपनी अपनी तैयारी में लगे हुए। ठीक है। और इसी दौरान ये देखने में आया कि कोविड की ग्राफ में इजाफा हो रहा है। अब इसमें रैलियां भी योगदान दे रही है, लोगों की प्रदर्शन भी योगदान दे रहे हैं। इसको देखते हुए सरकार ने कुछ गाइडलाइंस जारी की और उन गाइडलाइंस का पालन सख्ती से सरकार करा रही है। नाइट कर्फ्यू भी एहतियातन सरकार ने लागू किया है। प्राइमरी के स्कूल 14 जनवरी तक बंद कर दिए गए, बच्चों को इससे बचाया गया। ठीक है। और जिस बात में उत्तर प्रदेश में टीकाकरण हो चुका है, फिर भी एहतियातन सब जगह गाइडलाइंस जारी है और उन अपेक्षा की जा रही लोग उसका पालन करें। ठीक है। रही बात चुनावी रैलियों की, तो रैलियां राजनीतिक दलों के लिए अपनी ताकत दिखाने का माध्यम होती है। जी जी। राजनीतिक दलों की मजबूरियां होती कि उसमें अपना शक्ति प्रदर्शन करें। फिर भी चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, जो उनकी गाइडलाइंस है, उनका पालन करते हुए ही रैलियां की जाएंगी या की जाने की तैयारियां हैं। ठीक है। आगे इस पे अभी और चिंतन की स्थिति बन रही है, नेतृत्व इस पे और चिंतन करके आगे की अपनी गाइडलाइंस क्लियर करेगा। ठीक है। कि इसको वर्चुअली किया जाए, कैसे किया जाए, ये सब चीजें अभी हमारे यहाँ चिंतन मनन की प्रक्रिया। ठीक है। विवेक जी, जैसा कि जहां है तो जहां है, इस लाइन से हम भी वाकिफ हैं और इसका समर्थन। ठीक है। जैसा कि आपने कहा कि जनप्रतिनिधियों के लिए चुनाव एक आयोजन की तरह होता है, एक महापर्व की तरह होता है, तो इस महापर्व में जनता की आहुति क्यों? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार भी सचेत है। मैं बड़ा सहमत हूं आपकी इस बात से कि स्कूल बंद हैं जनता के लिए। आपने बहुत नियम बता दिए कि स्कूल बंद हैं, कॉलेज बंद हैं और बाकी आयोजन बंद हैं, या जितना भी हो सकता है सब बंद है जनता के लिए। और नेताओं के लिए कुछ तो बंद होना चाहिए ना? नेता भी अपने प्रोटोकॉल का पालन करते, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रैलियों में जा रहे हैं जी। और जो जरा सा भी इन्फेक्टेड अपने आप को महसूस कर रहे हो, तुरंत अपने आप को आइसोलेट कर ले रहे हैं, चाहे वो पक्ष के नेता हो चाहे विपक्ष के नेता हो। ठीक है। दोनों लोग इस कोविड प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं। जी जी जी। और जब जो भी आगे गाइडलाइन सरकार के द्वारा या चुनाव आयोग के द्वारा मिलेगी, उसका भी पालन किया। ठीक है। विवेक जी, लौटेंगे आपके पास। जिस तरह से कीर्तिनिधि जी, अखिलेश यादव जी की पत्नी और बेटी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी कुछ दिन पहले, तब उन्होंने कुछ क्षणों के लिए अपनी रैली को रोक दिया था और वर्चुअली ही संबोधित कर रहे थे, ऐसी खबर थी। तो उसके बाद अब फिर से वो रथ शायद रवाना हो गया है और फिर से उसी वे में चल रहा है। तो क्या सत्ता में बैठी पार्टी की ही जिम्मेदारी बनती है या विपक्ष की भी कोई जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के हित में सोचे? क्योंकि अक्सर ये सत्ता पार्टी पहले भी ब्लेम लगाती रही है कि जब कोरोना आया था तो अखिलेश यादव और अखिलेश यादव की सपा टीम घर में छुपी हुई थी, निकली नहीं। तो इस चीज को बढ़ावा आखिर क्यों दिया जा रहा? फिर कैसे सत्ता पक्ष पे वार करेंगे जब आप वही चीज खुद भी करेंगे? तो देखिए दीपक जी, एक बात बहुत स्पष्ट है जी कि हम लोग सरकार की गाइडलाइंस को और चुनाव आयोग की गाइडलाइंस को दोनों मानने के लिए तैयार जी।
और इसके पहले जब कोरोना का काल था, जब तमाम मजदूर सड़कों पे चल रहे थे, जब तमाम लोगों के पास साधन का अभाव था, लोग बेंगलोर से, मुंबई से, दिल्ली से, हरियाणा से, पंजाब से, उत्तर प्रदेश को लौट रहे थे, और उस वक्त भी एक का देना समाजवादी पार्टी सड़कों पे नहीं थी, समाजवादी पार्टी तब भी उन लोगों की मदद कर रही। ठीक है। और सरकार जो जनता के टैक्स के पैसे के कलेक्शन से तमाम विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग्स, मोबाइल्स के कॉलर ट्यून, प्रधानमंत्री जी के बड़े बड़े विज्ञापन, 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, ये प्रधानमंत्री जी किसको बता रहे हैं? भाई प्रधानमंत्री जी देश की जनता को बता रहे हैं, लेकिन स्वयं पालन नहीं कर रहे। स्वयं भारतीय जनता पार्टी उसका पालन नहीं कर रही, स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी सरकार उसका पालन नहीं कर रही। और जो कोरोना गाइडलाइन सरकार है, सरकार निर्देश कर रही है, लेकिन सवाल तो ये उठता है कि दिन में कोरोना नहीं है, रात में ही आ रहा है, इसलिए रात में कर्फ्यू लगा दिया गया। बड़ों में नहीं आएगा, सिर्फ बच्चों में आएगा, इसलिए स्कूल बंद कर दिया गया। सवाल यह है कि सरकार को जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। और यह सच है कि केवल विपक्ष नहीं, सरकार भी चाहती है चुनाव हो। चुनाव आयोग ने इस बात को स्पष्ट कहा कि सभी दलों की चाहत है कि चुनाव हो। अब चुनाव आयोग जब तक आचार संहिता न लागू हो तब तक चुनाव आयोग फंक्शन में आता नहीं है। ठीक है। अब जिम्मेदारी सरकार की है, और सरकार जो एडवर्टाइजमेंट कर रही है उसका पालन स्वयं करे। जब स्वयं से पालन शुरू करेगी तो नैतिक दबाव सारे राजनीतिक दलों पर उतरेगा। लेकिन प्रधानमंत्री रैली करे और विपक्ष रैली बंद कर दे, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रैली करे और हम रैली ना करें, ये संभव नहीं है। सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार उसका पालन करे तो निश्चित रूप से विपक्ष से भी नैतिक दबाव बनेगा और हम लोग भी वर्चुअल रैली और अन्य संसाधनों से प्रचार का रास्ता अख्तियार करेंगे। तो कुल मिला के अगर सत्ता पक्ष करेगा तो वही हम करेंगे, चाहे वो कुछ भी करें, चाहे वो ही हम करेंगे। कोरोना आ रहा हो तो अगर वो आने की कोशिश कर रहे हैं तो हम भी कोशिश करेंगे थोड़ा और आए, और अगर वो चुनाव रैली नहीं रोक रहे तो हम भी नहीं रोकेंगे। सब कुछ सरकार करे, हम विपक्ष में अगर हम बैठे हैं तो हम कुछ नहीं करेंगे, वही सब कुछ करें। आपने खुद ही अपने मुंह से कहा कि नाइट में लगा दिया कर्फ्यू और दिन में वो रैली कर रहे हैं, तो आप भी मौत हो रही है, वो जिम्मेदार है। आप भी तो ये देख सकते थे ना। समझ में नहीं आ रहा है बात, तो कौन जिम्मेदार है? ठीक है, लौटूंगा आपके पास। जिस तरह से प्रदीप जी आपने दोनों लोगों की बात सुनी, उससे इत्तेफाक कितना रखते हैं आपके? भाई महापर्व है जनप्रतिनिधियों का, तो कुछ भी हो जाए, कोरोना है, आ जाए, क्या दिक्कत है? जनता है, झेल ही लेगी। प्रदीप जी, आप भी ऐसे ही इत्तेफाक रखते हैं? हमें जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते दीपक, हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हम एकदम स्पष्ट कांग्रेस पार्टी का मत है कि चुनाव आयोग जो भी गाइडलाइन तय करेगा हम निश्चित तौर पर उस गाइडलाइन को मानेंगे और पूरी ईमानदारी से मानेंगे। चुनाव आयोग हो, स्वास्थ्य विभाग हो, जो भी गाइडलाइन जारी करे। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी एक तरफ इनके बड़े बड़े नेता बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे हैं और चुनाव आयोग इस पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा है, और सरकार में बैठे हुए लोग, सरकार के में बैठे हुए लोग तमाम चीजों की नीति तो बना रहे हैं, लेकिन वो नीति अपने ऊपर क्या लागू कर पा रहे हैं? और ये वही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उत्तर प्रदेश की आवाम को कोरोना काल की दूसरी और पहली लहर में भगवान भरे से छोड़ दिया था। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, ये उत्तर प्रदेश के उच्च न्यायालय का वर्डिक्ट है। उन्होंने साफ कहा कि कोरोना काल के समय प्रदेश की व्यवस्था को देखकर लगता है यहाँ सब कुछ राम भरोसे है और ऑक्सीजन की कमी से मौतें नरसंहार से कम नहीं है। ये माननीय उच्चतम न्यायालय का वर्डिक्ट है, और ये इतनी बात नहीं होती। इतनी गैर जिम्मेदार सरकार ये है कि आप ये बताइए कि आप स्वास्थ्य विभाग लगातार आयुष्मान योजना के डंके पीटते नजर आता है, और आप ये बताइए, और स्थिति यह है कि मात्र 23 करोड़ की आबादी में 875 मरीजों का आयुष्मान योजना के तहत पिछली कोरोना काल में उसका इलाज होता है। और जब
भाई हम एक जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते कोरोना पीड़ितों की और प्रवासी भारतीयों की जो उत्तर प्रदेश आ रहे थे, हम उनकी मदद करने निकलते हैं, विपक्ष मदद करने निकलता है, तो हमारे अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को पकड़कर जेल के शिक्षकों के पीछे भेज देते हैं। लगातार 10,000 से ज्यादा कार्यकर्ता हमारे जेल के शिक्षकों के पीछे चले जाते हैं। हम निश्चित तौर पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की ये अहंकारी सरकार, निरंकुश सरकार को ये बात तय करनी चाहिए और ये वादा करना चाहिए उत्तर प्रदेश की आवाम से, अब दोबारा ऑक्सीजन का सिलेंडर 1 लाख रुपए में नहीं बिकेगा। ये वादा करना चाहिए कि अब बेड के लिए उत्तर प्रदेश के नागरिकों की उखड़ती सांसें अब नहीं दिखेंगी। ये वादा करना चाहिए कि अब ऑक्सीमीटर घोटाला नहीं होगा। ये वादा करना चाहिए कि अब पीपी किट घोटाला नहीं होगा और मुस्तैदी के साथ अस्पतालों के दरवाजे खुले रहेंगे। कोई व्यक्ति सड़कों पर सांस उखड़ते हुए अपनी मौत का दरवाजा नहीं देख रहा होगा। ठीक है, ये बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से ये सवाल है, ये पूछना चाहिए। ठीक है, वो हम पूछ लेंगे, उनसे भी पूछ लेंगे, जैसा कि आपने बोला दिक्कत तो है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए प्रदीप जी, तो अभी आपने बड़ा जिम्मेदारी से बड़े सवाल के जवाब दिए, बड़ा अच्छा लगा कि विपक्ष इतना समझदार और जिम्मेदार भी है। लेकिन लड़कियों को फिर क्यों दौड़ाया जा रहा था? लड़कियों दौड़ा दी, ऐसा क्यों? मतलब क्या ये कोरोना है नहीं, या पता नहीं था, या जानकारी नहीं थी, या रीजन क्या था? कुछ तो अभाव होगा ना कि चलो ठीक है दौड़ जाओ फटाफट। नहीं, लड़की दौड़ती है, देश की आधी आबादी अगर दौड़ती है तो भारतीय जनता पार्टी के कोरोना में नहीं दौड़ती ना। कोरोना हो जाता है, कोरोना में सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन। जी, सवाल का जवाब ले लीजिए, हम आपकी बात का जवाब दे रहे हैं जी। और जेपी नड्डा निकल के आते हैं और कहते हैं कि शौचालय दे दिया हमने उनको गैस का सिलेंडर दे दिया, अब उन्हें आवश्यकता नहीं है। ये लड़की है, लड़ सकती है, अपने अधिकारों की बात कर रही है। अब हम राजनीति में भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, हम नौकरियों में हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होने लगता है। कहा जब हमें लगा कि कोरोना अपने चरम की तरफ बढ़ रहा है, तो जिम्मेदार विपक्ष होने के नाते, एक राजनीतिक जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते हमने कहा कि हम बड़े कार्यक्रम पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में कांग्रेस पार्टी कोई बड़े कार्यक्रम नहीं करेगी। उसी कड़ी में महामारी मैराथन दौड़ भी नहीं हो रही है। तो ये बात हमने जिम्मेदारी निभाई है, हमने तो पहले भी जिम्मेदारी निभाई। अंदर खाने की बात है प्रदीप जी कि प्रियंका गांधी जी के स्टाफ में और उनके किसी परिवार में कोई पॉजिटिव हो गया, जिसकी वजह से रद्द की गई। राहुल गांधी जी ने रोकी है और मोदी जी तो लाशों पर चढ़कर रैलियां कर रहे थे। जी, मेरा सवाल था कि अंदर खाने से एक बात निकल कर आई है कि उनके स्टाफ में और प्रियंका जी के परिवार में कोई कोरोना पॉजिटिव निकला है, जिसकी वजह से उन्होंने रैलियों में जाने से मना कर दिया और प्रियंका जी के बगैर रैलियां होती नहीं, क्योंकि और कोई नेता कोई बड़ा है नहीं जो कि बहुत ज्यादा असर दिखाए रैलियों में। क्या ये एक लॉजिक था या संवेदनशीलता के तहत बंद की गई है रैलियां कि भाई लड़ती हूं, लड़ सकती हूं, जो नारा दिया गया है वो उसके तहत जो मैराथन दौड़ है वो रोकी गई है? 1 दर्जन से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के नेता जो अपने आप को आइसोलेट कर चुके हैं, क्या उनकी रैलियां रुक रही हैं? हमारे सभी मैराथन दौड़ों में क्या श्रीमती प्रियंका गांधी जी थी? दूसरी महत्वपूर्ण बात, बंगाल चुनाव जब चल रहा था, जब पूरे लाशों की ढेरों पर जब प्रधानमंत्री जी बंगाल में बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, जब पूरा देश लाशों की ढेर बन चुका था, उस समय कोई जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका किसी ने निभाई तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निभाई, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने निभाई और हमने सबसे पहली रैली रोकने का, स्थगित करने का काम किया। उसके बाद चाहे भारतीय जनता पार्टी रही हो, चाहे और राजनीतिक दल रहे हो, उन्होंने रैलियां रोकने का काम किया। तो हम तो बार बार कहते हैं हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभाते हैं और हम निश्चित तौर पर हम अगर चुनाव आयोग कोई भी गाइडलाइन बनाएगा, हम ईमानदारी से गाइडलाइन का पालन करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग कहीं घुटनों के बल पे खड़ा होकर भारतीय जनता पार्टी की अगर रैली होने देगा और विपक्ष की रैलियों में, विपक्ष के कार्यक्रम में कोई गाइडलाइन अलग से बनाने का प्रयास करेगा तो निश्चित तौर पर इसका विरोध होगा और हम एक राजनीतिक दल होने के नाते फिर हम भी वो कार्यक्रम करेंगे। ओके, कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से आपने तीनों ही दलों की बात सुनी और तीनों ही दलों की बात सुनने के बाद एक चीज तो बहुत साफ है कि जनता से सरोकार किसी का नहीं है। ये कर रहे हैं तो मैं भी करूंगा। चुनाव आयोग, चूंकि चुनाव आयोग तो सख्त है, अब वो करेगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो उसकी बात मानेंगे, अन्यथा सरकार या केंद्र सरकार कुछ भी बोलते रहे हम नहीं मानेंगे, हमारी रैली जारी रहेगी क्योंकि बीजेपी कर रही है, बीजेपी जो भी करे हम वही करेंगे। ये जो दोहरे मापदंड हैं
एक तरफ आप आम इंसान के साथ बड़ी कड़ाई करते हैं, उसके वैवाहिक समारोह में आप 250 लोग 200 लोगों की अनुमति देते हैं, उसके अंतिम संस्कार में 50 लोग की अनुमति देते हैं। वहीं जब आप चुनावी रैली करते हैं या कोई बड़ा आयोजन करते हैं, उससे प्रतिबंध नहीं है। विवेक जी ने बहुत अच्छी बात कही कि चुनाव जब होता है तो एक महोत्सव के रूप में होता है राजनीतिक दल, लेकिन क्या जनता से बढ़कर के चुनाव है? क्या जनता की जिंदगी से बढ़कर के चुनाव है? और प्रजातंत्र में प्रजा सबसे बड़ी है। और जब राजा जो होता है, चाहे किसी भी दल का हो, क्योंकि हमारे यहाँ राजा की व्यवस्था तो नहीं है, प्रजातंत्र है, तो जब राज करने वाले जो लोग हैं, तो जब प्रजा सब सर्वोपरि है तो उसकी चिंता क्यों नहीं की जा रही है? और आपने देखा कि पश्चिम बंगाल में जो भयावहता फैली थी, जो चुनाव रैलियां लगातार चल रही थी, हमने दमोह में भी देखा, उसके बाद जो इफेक्ट पड़ा आफ्टर इलेक्शन, जो हमने देखा कि जो कोरोना भयावह रूप ले लिया, तो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक दलों को कहीं ना अंदर से, विवेक जी हों, कीर्ति जी हों, प्रदीप जी हों, सबके मन में बात है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि आम आदमी या कहीं ना कहीं वो उनसे जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति उनसे जुड़ा हुआ है, तो उसको लगता है राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण वो बोल नहीं पाते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम उसके साथ हैं। और अच्छी बात है, यदि कांग्रेस ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है समाज के सामने, तो मेरे को लगता है कि इसको आत्मसात करना चाहिए, दूसरे राजनीतिक दलों को भी आत्मसात करना चाहिए। और जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि पिछले एक हफ्ते में जिस ढंग से पूरे देश में कोरोना का माहौल बढ़ा है, चुनाव आयोग को भी शक्ति दिखाना चाहिए और इस तमाम तरह की जो रैलियां हैं और बड़े नेताओं के जो प्रवास हैं, इन पे तत्काल रोक लगा देनी चाहिए। ठीक है विवेक जी, जिस तरह से जिक्र कर रहे थे हम कोरोना के, चूंकि मुद्दा ही आज कोरोना है तो कोरोना के ही बारे में बात करेंगे। जिस तरह से आप सर्कल खींच देते हैं, गरीब राशन लेने जाएगा तो उसके लिए सर्कल लगा दिया जाएगा, जो गरीब 1 घंटे में राशन लेके आता है, तो इस कोरोना जो कोरोना चल रहा है चूंकि, तो उसमें उसे 5 घंटे लग जाते हैं, 4 घंटे अपना राशन लेने में। और दुकानदार की भी दुकानदार आमदनी हो नहीं पाती, क्योंकि मुश्किल से दिन भर में 20 ग्राहक उसके पास पहुंच पाते हैं, वो गोल गोल राउंड में। तो जब उनके लिए एक छोटा सा व्यापारी जिसकी दुकानें अभी 3 महीने पहले खुली हैं और एक राशन लेने वाला पहुंच रहा है उसके पास, तो उसके लिए इतनी पाबंदी, मास्क लगाओ वरना चालान हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है, जनता के हित के लिए है। तो क्या आपकी रैलियों में कोई सर्कल खींचे जाते हैं? कोई कोरोना टेस्ट किया जाता है कि भाई जनता आ रही है, मास्क चेक किया जाता है क्या? ऐसी कोई प्रोटोकॉल होता है क्या? जैसे आपने कहा कि हम फॉलो करते हैं रैलियों में भी इस तरह के प्रोटोकॉल, ऐसा कुछ होता है क्या? वैसे पता नहीं, शायद वो जानकारी मुझे तो नहीं है, ऐसा कुछ होता है, शायद आपको हो, क्योंकि आप रैलियां वगैरह में शामिल होते रहते हैं। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल में जो गाइडलाइन, जी विवेक जी, साल में जो गाइडलाइंस है, दिल का पेट बड़ा हो जाता है, मंच व्यवस्था में एक बेड छोड़ा जाता है हर सीट पे, और जो VIP के सामने बैठने की व्यवस्था होती है, इसमें भी बेड की व्यवस्था होती है। और इस तरह से जो भीड़ वहाँ आती है वो भी ये अपेक्षा जाती है लोग कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। अब अगर रैली में कोई एक के ऊपर एक कहा चला रहा है तो उसमें तो कोई मौके पर नियंत्रण नहीं किया जा सकता। हालांकि पुलिस प्रशासन वहाँ भी होता है, प्रशासन के द्वारा बार बार ये बताया जाता है कि आपने कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए रैली स्थल में आए। तो ऐसे में सबको पालन करना चाहिए, ये अपेक्षा है सरकार के द्वारा, सब लोग उनका पालन करें। और किसी को रैली जाने के लिए कोई फोर्स भी नहीं किया जाता, लोग अपनी इच्छा से रैलियों में आते हैं, तो उनको स्वयं भी प्रोटोकॉल को ध्यान में रखना चाहिए और उसका पालन करना चाहिए। ठीक है, लेकिन अभी जी जी बात कंप्लीट कीजिए विवेक जी। अभी जो हमारे मित्र बता रहे थे कांग्रेस की कि हम बहुत जिम्मेदार विपक्ष है, किन जिम्मेदारियों का एहसास इन लोगों ने किया, आपको याद होगा जब कोटा से बच्चों को लाना था तो ऑटो और स्कूटर के नंबर दे दिए, बसों के नंबर चेक किए। कितना जिम्मेदार विपक्ष है, ये सब पिछले समय में देखा जा चुका है। फिर भी अपेक्षा की जाती है कि जो भी चुनाव आयोग की गाइडलाइन से, जो भी सरकार की गाइडलाइन से उसका पालन करते हुए लोग इस चुनाव में सम्मिलित और लोकतंत्र का ये पर्व शांति से निकल जाए और इसका खामियाजा प्रदेश की जनता को डाल देना है। लेकिन विवेक जी, जैसे कि हमने पिछले चुनाव में देखा था, तब बंगाल में जब चुनाव हो रहे थे, हमने रैलियां नहीं रोकी, चाहे कुछ भी हो जाए हमने रैलियां नहीं रोकी। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में कुछ भी होता गया, हमने रैलियां नहीं रोकी। तो जब हमने रैलियां नहीं रोकी और उसके बाद भारत में ही नहीं, शायद इंटरनेशनल मीडिया में भी
किरकिरी हुई थी इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी की, और पूरा भांडा फोड़ दिया गया था बीजेपी के ऊपर विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि ये जो कोरोना है, ये जो मौतें हैं, सब बीजेपी की देन है, भले ही आपका कोई हाथ रहा हो या ना रहा हो। ठीक है, तो अब जब पूरा इस पे ही आ गया था, तो अब सवाल ये उठता है कि उससे सबक लेके क्या हम फिर से किरकिरी कराना चाहते हैं? उत्तर प्रदेश में खुदा ना खास्ता कल को ये भयावह बीमारी बुरी तरह से फैल जाती है या कुछ भी, और चूंकि चुनाव नजदीक है, और ऐसे में ये ऐसा नहीं लगता कि अगर हमने नहीं रोकी तो कहीं ना कहीं पूरा विपक्ष मुझ पर चढ़ जाएगा और माइलेज लेने की बजाय हम बहुत पीछे चले जाएंगे। देखिए, ये निर्णय सारे राजनीतिक दलों को सामूहिक रूप से लेना होगा। हम अपनी रैलियां रोक दें और विपक्ष के लोग ना रोक दें, ये भी दिक्कत है। तो जो भी ऐसे में चुनाव आयोग का दिशा निर्देश होगा सबको पालन करना पड़ेगा। और रही बात चुनावी रैलियों की, चुनावी रैलियां तो अमेरिका तक में नहीं रोकी गई। 5 दिन प्रेसिडेंट इलेक्शन में रैलियां होती नहीं, क्योंकि संवैधानिक व्यवस्था 5 साल बाद चुनाव होंगे। अब अगर चुनाव आयोग इसमें कोई निर्णय लेता, इसका सभी राजनीतिक दल स्वागत करते, लेकिन चुनाव आयोग ने अपने पाले की गेंद राजनीतिक दलों पर डाल दी और ये कहते हुए निकल गए कि साहब किसी राजनीतिक दल की चुनाव टालने की इच्छा नहीं, और ये इच्छा कोई राजनीतिक दल व्यक्त भी नहीं कर सकता। जो व्यक्त करेगा उसके बारे में कहा जाएगा साहब ये चुनाव से भाग रहे हैं। तो ये सब तमाम राजनीतिक दलों के आगे व्यवस्थाएं हैं, इसलिए राजनीतिक दल इस तरह की किसी इस पर नहीं पड़ सकते। जो भी चुनाव आयोग का दिशा निर्देश होगा उसका पालन करते हुए हम चुनाव में सम्मिलित होंगे, और हमारा पूरा प्रयास ये होगा कि लोग अपने महामारी का ध्यान रखते हुए कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव में सम्मिलित हों, ताकि चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद ये महामारी फैलने ना पाए। यही हमारी सबसे अपेक्षा, सबसे अपील है। बड़ी अच्छी अपेक्षा है आपकी विवेक जी। लेकिन जैसे आपने कहा कि बाकी पार्टियां अगर करेंगी तो हम भी कर देंगे, हम अकेले कर दे, बाकी पार्टियां करती नहीं तो कैसे काम चले। लेकिन यहाँ पर सपा के जो प्रतिनिधि उन्होंने भी यही कहा और कांग्रेस के जो प्रवक्ता उन्होंने भी यही कहा, बड़े भाई की तरह दोनों आपको बीजेपी को टकटकी लगाए देख रहे हैं कि ये बंद करें तब हम बंद करें। तो अब ऐसे, हालांकि आपकी बात सही है, चुनाव आयोग आया था, उन्होंने आपके ऊपर डाल दिया, आपने चुनाव आयोग के ऊपर और करके कि भाई हाँ चुनाव तो होंगे और चुनाव तो कराओ, क्योंकि सत्ता में किसी को आना है। तो वो भी लेके चले गए फीडबैक कि भैया सब लोग चाहते हैं, सारे दल राजी हैं तो चुनाव करवा लेते हैं। लेकिन जनता तो कुछ तो ऐसी बेचारी को पता ही नहीं है कि क्या चुनाव आयोग की टीम आई थी, क्या नेताओं ने रचा और उसके बाद वो चले गए। वो तो बस ये है कि चुनाव आएंगे तो वोट करेंगे। तो जनता के बारे में कौन सोचेगा? सत्ता नहीं सोच रही, विपक्ष नहीं सोच रही, अब कोई पार्टी सोच ही नहीं रही। तो फिर आप ये कैसे जनहितैषी पार्टियां हो गई, जब जनता जिसके लिए आप बने हैं, जिसके लिए आप हैं, वही अगर उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा, सिर्फ चुनाव के बारे में सोचा जाएगा, तो कैसे चलेगा फिर? नहीं, बिल्कुल हमारा चिंतन ये है कि जनता को कोई दिक्कत ना हो और जनता कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही चुनाव में सम्मिलित हो। हम कहीं किसी के ऊपर फोर्स नहीं करते कि आप एनडीए में आइए। जो भी की जाती है कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही रैलियों में सम्मिलित हों। ठीक है। जिस तरह से कीर्तिनिधि जी आपने बीजेपी की बात सुनी, उन्होंने कहा है कि सर्वसम्मति से अगर चीजें हों तो ही पॉसिबल हो सकती है। और सही भी है कि एक पार्टी अगर बोले कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, चलो ठीक है, बाकी पार्टियां करती रहे, तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो जानी है। तो ऐसे में क्या एक सॉल्यूशन नहीं निकाला जा सकता, या फिर एक पार्टी यहाँ ये आवाज उठाए कि नहीं अभी रुक जाना चाहिए, या फिर अभी थोड़ा संयम रखना चाहिए, थोड़े से हालात ठीक हो जाएं, क्योंकि जनता के बारे में भी सोचना है। क्योंकि कितना भी प्रिकॉशंस आप लेंगे फिर भी दिक्कत हो ही जाती है, और हुई थी 2 बार के हम देख सकते हैं नतीजे। खूब हमने मास्क लगाया, खूब हमने सब कुछ भी किया, फिर भी कमियां रह गई या हमसे गलतियां हो गई। दीपक जी, जो विवेक जी लगातार सवाल कर रहे हैं कि विपक्ष अगर हम बंद कर दे विपक्ष करेगा, तो क्या विवेक जी को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा नहीं है? पहला कोरोना काल हो, दूसरा कोरोना काल हो, लगातार जो गाइडलाइन राज्य की सरकार ने जारी किया हो या भारत सरकार ने जारी किया, स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किया, पूरे देश की आमो आवाम ने उसका पालन किया। पूरे देश में, चाहे पक्ष का हो चाहे विपक्ष का हो, सब ने उसका पालन किया। लेकिन सरकार को नजीर तो पेश करना पड़ेगा। सरकार जो गाइडलाइन आज जारी कर रही है, उस गाइडलाइन का पहले स्वयं पालन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के सरकार को एक कहना पड़ेगा कि सरकार न रैली करेगी न करने देगी, कानून व्यवस्था उसके पास है।
सही बात है, बिल्कुल। रैलियों में अनुमति मिलती है, रैलियों की अनुमति कलेक्टर और कप्तान देते हैं। तो अगर सरकार कोई गाइडलाइन जारी कर रही है कि रात में 10 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू, तो हम उसका पालन कर रहे हैं और प्रदेश की जनता भी कर रही है। अगर समाजवादी पार्टी कहीं रैली करना चाहती है तो मैदान की अनुमति लेगी, कलेक्टर कप्तान से परमिशन लेती है, तब रैली और रोड शो होते हैं। बिल्कुल सही। अगर सरकार गाइडलाइन जारी कर दे कि ना हम रैली करेंगे ना किसी को करने देंगे, सही बात, तो फिर विपक्ष रैली कैसे करेगा? ये भारतीय जनता पार्टी गुमराह क्यों करती? कानून व्यवस्था उसके पास है, जिम्मेदारी उसके पास है। केवल बड़े बड़े विज्ञापन, बड़े बड़े होर्डिंग, जनता के पैसे का दुरुपयोग। क्या भारतीय जनता पार्टी भूल गई उसकी सरकार में कोरोना काल में बिना ऑक्सीजन के, बिना दवा के, बिना बेड के लोगों की मौतें हो गई, गंगा किनारे किस तरीके से लाशें मिली? अगर आप गाइडलाइन जारी करो ना कि ना हम रैली करेंगे ना किसी को करने देंगे, आपके कलेक्टर है, आपके कप्तान है, आपकी सरकार, आपका शासन नहीं अनुमति देगा तो विपक्ष रैली कैसे करेगा? ठीक है। लेकिन सरकार खुद जनता के प्रति जवाब दे रही है। वैसे सपा ने कुछ तो सोचा होगा, आगे की रणनीति वर्चुअली तरीके से कुछ तो प्लान होगा ना, क्योंकि हालात ऐसे हो रहे हैं, हो सकता है कल को कुछ पार्टियां निर्णय लें, आपकी पार्टी भी शामिल। समाजवादी पार्टी परिस्थितियों के हिसाब से फैसला करेगी। सरकार आज रैली पे प्रतिबंध लाएगी, सरकार तो पार्टी उस पर विचार करेगी। चुनाव आयोग प्रतिबंध लगाएगी, तब विचार करेगी। लेकिन जिम्मेदारी सरकार की है। मैं बार बार एक बात दीपक जी इसलिए कह रहा हूं कि कोई रैली अगर मैं करूं, चाहे कांग्रेस पार्टी करे, चाहे बसपा करे, चाहे कोई राजनीतिक दल करे, उसको अनुमति सरकार से लेनी पड़ रही है। डीएम और कप्तान उसकी अनुमति देते हैं। और आप पिछले कोरोना काल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के जनपदों में घूम रहे थे, तब भी उनके पीछे 100 लोग खड़े रहते थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। जब तक सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगी तब तक विपक्ष किससे उम्मीद क्यों करा? ये कह रहे विपक्ष रैली करेगी, हम बंद कर देंगे। अरे बिना अनुमति के रैली कैसे हो सकती? लेकिन बंद तो करिए। लेकिन सर, जिस तरीके से सपा एक दूसरी नंबर की पार्टी वहां कही जा रही है इस बार के चुनाव में कि दूसरे नंबर की पार्टी है, क्योंकि सबसे अच्छा वर्क कर रही है, सबसे बढ़ोतरी में है, क्योंकि सत्ता तो में तो बीजेपी है, लेकिन अब जब इतना आपके पास पावर है, सत्ता पक्ष को अब ताकत है, विपक्ष के पास भी बहुत ताकत होती है, अगर वो चाहे तो वो भी बंद करवा सकती है। दीपक जी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर जाना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी उनके आवास से हो गई। कानपुर जा रहे थे, उन्नाव में गिरफ्तारी हो गई। लगातार बिना सरकार की अनुमति के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जा नहीं सकते तो रैली कैसे हो सकती है? बाद में गए ना। लेकिन सरकार हताश और निराश है और इसलिए वो रैली रोकने में अपने को अक्षम महसूस कर रही है कि अगर हम आज अपनी बात कर रही है, सबसे बढ़ोतरी में है, क्योंकि सत्ता तो में तो बीजेपी है, लेकिन अब जब इतना आपके पास पावर है, सत्ता पक्ष को अब ताकत है, विपक्ष के पास भी बहुत ताकत होती है, अगर वो चाहे तो वो भी बंद करवा सकती है। दीपक जी आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कई बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लखीमपुर जाना चाह रहे थे, उनकी गिरफ्तारी उनके आवास से हो गई। कानपुर जा रहे थे, उन्नाव में गिरफ्तारी हो गई। लगातार बिना सरकार की अनुमति के जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष कहीं जा नहीं सकते तो रैली कैसे हो सकती है? बाद में गए ना। लेकिन सरकार हताश और निराश है और इसलिए वो रैली रोकने में अपने को अक्षम महसूस कर रही है कि अगर हम आज अपनी बात नहीं कर लिए, काशी मथुरा अयोध्या और लोगों को गुमराह नहीं कर लिए, तो फिर चुनाव कैसे जीते? क्योंकि काम तो कुछ कर नहीं पाए। ठीक है। और काम नहीं कर पाने के नाते ही ये रैली रोकने में अक्षम है। ठीक है। अब प्रदीप जी, जिस तरीके से आपके पास लौटूंगा मैं, कीर्ति जी। प्रदीप जी, जिस तरीके से आपने बोला कि नजीर पेश की थी आपने बंगाल के चुनाव में, ये सही बात है कि आपने नजीर पेश की थी, राहुल गांधी ने वहां पर रैलियां नहीं की थी, तो अब ऐसे में क्या ये नजीर उत्तर प्रदेश में पेश नहीं की जा सकती है, या फिर ये कहा जाए कि वहां कुछ था नहीं इसलिए नजीर पेश हो गई, यहाँ बहुत कुछ है तो नजीर वजीर अभी बात देखेंगे? जहां तक बंगाल की बात है, भारतीय जनता पार्टी ये बात कहती है और आप भी ये कह रहे हैं, आप ये बताइए कि उस चुनाव से पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वहां कितने विधायक थे और नजीर पेश करने के बाद हमें नुकसान जरूर हुआ, लेकिन हमने नजीर पेश की और उसके बाद हमारे कितने विधायक रहे? बात ये नहीं, बात स्पष्ट है कि अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा कि हम गाइडलाइन के पालन कर रहे हैं, हमारे नेता मंचों पे रहते हैं, वो गाइडलाइन का पालन करते हैं, उसके बाद उसके जो सेकंड लाइनर हैं उनके लिए भी सुरक्षा व्यवस्था होती है, उसके बाद जब जनता आती है
तो वो अपनी गाइडलाइन का पालन खुद ही कर लेती है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। ये इनका गैर जिम्मेदाराना बयान इन्हीं का नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने अपने कार्यकाल में, चाहे पहला कोरोना काल रहा हो चाहे दूसरा कोरोना काल रहा हो, आप ये देख रहे थे कि लाशें पटी पड़ी थी, लाशों के ऊपर से रामनामी कुत्ते नोच रहे थे, और आप जब उसे खबर बना के दिखाने का प्रयास कर रहे थे तो आपकी गिरफ्तारियां हो रही थी। ये कोशिश नहीं हो रही थी कि उत्तर प्रदेश की आवाम को सही तरीके से अंतिम संस्कार उसका हो पाए, लेकिन उसका खुलासा जो व्यक्ति कर रहा था उसकी गिरफ्तारियां हो रही थी। ये गैर जिम्मेदार सरकार थी। हम बार बार कहना चाहते हैं कि आप आज ICMR की रिपोर्ट है कि 8 से 9 लाख लोगों की मौतें हुई और सरकार उसमें भी गुमराह कर रही थी। वो बार बार हमें कह रहे हैं कि 16 करोड़। प्रदीप जी वो मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मौतें हुई थी, आंकड़े हमारे पास भी हैं। सीरो गिरो की सर्वे रिपोर्ट है। हम ये सारी बातें कह रहे हैं, उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने क्या काम किया। आज चुनाव है, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे एक जिम्मेदार सरकार की भूमिका निभानी चाहिए। सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि अब दोबारा इतनी ज्यादा मौतें उत्तर प्रदेश में ना हो। उसे देखना चाहिए कि अब 1 लाख रुपए से ज्यादा ऑक्सीजन सिलेंडर की ब्लैक मार्केटिंग ना हो। उसे देखना चाहिए कि दोबारा अब टेस्टिंग किट में घोटाला ना हो। उसे देखना चाहिए कि अब PPE किट में घोटाला ना हो। उसे देखना चाहिए कि अब सांसें साल की आस में टूटती नजर ना आए। उसे देखना चाहिए कि एम्बुलेंस सही समय पर मिले। ये कोशिश किसको करनी होगी? ये कोशिश भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में जो सरकार रन कर रही है उसकी जिम्मेदारी है, और सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है, केवल रैलियों पे पूरा ध्यान लगा रही है। इस बात का जवाब योगी जी को देना होगा, प्रधानमंत्री जी आपको देना होगा, अमित शाह जी आपको देना होगा। और जब कोई सवाल खड़ा करता है तो उन पर गाड़ी चढ़ाने के अलावा आपको उनके सवालों का जवाब देना चाहिए। देश की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी आपकी है। सरकारें नहीं चला करती, नंदगोपाल नंदी के जैसे अपराधियों के पीछे खड़े होकर सरकारें नहीं चला करती। अगर कोई काला झंडा आपको दिखाए तो भारतीय जनता पार्टी के गुंडे उसे गोली मार दे, इस तरह सरकारें नहीं चला कर रहे हैं। आप मिक्सअप कर रहे हैं, मजा ऐसे नहीं, मिक्सअप नहीं करो इस तरह से। जैसे आपने बोला देश की सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है, मिक्सअप क्यों नहीं करें आप ये बताइए। मुद्दा सिर्फ अभी हम देखो, फिर मुद्दा ज्यादा खिंच जाएगा, इतना वक्त आपके पास भी नहीं है, बात आप भी नहीं रख पाओगे और बाकी प्रतिनिधि भी नहीं रख पाएंगे, तो मतलब नहीं ना, आप इधर उधर जाएंगे लखीमपुर और इधर, अब कोरोना पे रहते हैं आप। तो जिस तरीके से आपने बात की कि देश की सबसे दूसरे नंबर की बड़ी पार्टी है आपकी, आप चाहें तो काफी कुछ हो सकता है, सत्ता पक्ष को झुकना पड़ेगा, जैसे आपने कहा कि रोक दिया जाता है, लेकिन प्रियंका गांधी अड़ी रही थी और फिर सरकार को झुकना पड़ा, वो गई भी थी और पूरे लाव लश्कर के साथ भी नहीं थी, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप झुकाएंगे तो झुकेगी ना सरकार। अगर आप चाहेंगे कि ये मैं बैठा या राहुल गांधी या प्रियंका गांधी हम नहीं कर रहे और हम करने भी नहीं देंगे क्योंकि जनता का सवाल है, तो जनता क्यों नहीं आपके पक्ष में आएगी कि हाँ सही कह रही कांग्रेस, नहीं होनी चाहिए रैली इस तरीके की? या फिर चुनाव सभी पार्टियां इस पर तय करें कि अभी हालात ऐसे हैं, चुनाव है तो आगे बढ़ाया जाए या कुछ संयम रखा जाए? क्या आप अपने आप को कमजोर समझते कि नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? आज बेनीगोपाल नहीं आप बता तो रहे हैं, बेनीगोपाल जी का बयान पढ़ के सुना दीजिए। अगर हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, जिम्मेदार राजनीतिक दल की भूमिका नहीं निभा रहे हैं, तो बताइए आप पढ़ के सुनाइए, अपने चैनल पर सुनाइए। नहीं आप बता दीजिए, जनता नहीं जानती, आप बता दीजिए। पार्टी की रैली हम कैसे रोकेंगे? क्या लाठी डंडे से रोकेंगे? ये योगी जी की सरकार की रैली हम कैसे रोकेंगे? वो तो कहते हैं हम तो जो है इसको ठोक देने की बात करने लगेंगे। नहीं तो मेरा कहने का, आप गांधी विचारधारा से प्रेरित पार्टी है ना, तो गांधीवादी तरीके से रोका जा सकता है। अपने प्रति अगर आप जिम्मेदार हैं तो नहीं, हम अपने कार्यक्रम मैंने रोक दिए। हमने पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हमने बड़े कार्यक्रम रोक दिए। हम एक जिम्मेदार राजनीतिक दल हैं, इसका प्रदर्शन हमने किया। आज वेणुगोपाल जी का बयान सुन लीजिए। तो मतलब ये तरफ क्या इतना ही जिम्मेदार बयान भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का आएगा क्या? ये सवाल है, ये सवाल पूछिए उनसे आप। तो प्रदीप जी, ये कहा जा सकता है सरकार में बैठे हुए नेतागण कर रहे हैं, उसमें इसको अगर रोक सकता है, अगर कोई गाइडलाइन बना सकता है तो सरकार बना सकती है, या फिर चुनाव आयोग बना सकता है। विपक्षी दल उनकी रैलियां कैसे रोक देंगे? तो मतलब ये कहा जा सकता है, प्रदीप जी ने ये कहा है कि कांग्रेस अब अपनी कोई भी बड़ी रैली नहीं करेगी जब तक कोरोना का संकट टल नहीं जाता। नहीं, आपने कहा, आप वेणुगोपाल जी का बयान पढ़िए ना अपने चैनल पे और सुनाइए लोगों को। ठीक है,
आप 2-4 लाइनें बता दें जनता, हम चलाएंगे तब चलाते रहेंगे, लेकिन आप अगर पढ़ के बता दें 2 लाइन तो जनता को रूबरू हो जाएगा। जहां कांग्रेस ने बता दिया कोई भी 15 दिन तक बिल्कुल 15 दिन तक कांग्रेस पूरे देश में कोई बड़ा कार्यक्रम नहीं करेगी। 15 दिन तक सर? जी ठीक है। कृष्ण मोहन जी, जिस तरीके से आपने सुना 15 दिन तक कांग्रेस ने अपनी रैलियां रोक दी हैं, 15 दिन तक शायद कोरोना या ना आए, या फिर जो कहा जा रहा है कि अंदर खाने की जो बात मैंने अभी जिक्र किया था कि प्रियंका गांधी के स्टाफ में और परिवार में शायद कोई संक्रमित निकला है, जिसकी वजह से उन्होंने ये स्टेप लिया है, तो शायद 15 दिन तक ही वो आइसोलेट पूरे देश में कहा मैंने, फिर सुन लीजिए, पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में नहीं, ठीक है, पूरे देश में। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं भी वही कह रहा हूँ, पूरे देश की बात कर रहा हूँ। तो कृष्ण गोपाल जी, जिस तरीके से मोहन जी, अब देखा जाए आपने बीजेपी की बात सुन ली, कांग्रेस की भी सुन ली और सपा की भी सुन ली, इसके बाद निष्कर्ष क्या निकलता है कि ये पार्टियां अपने अपने एजेंडे पे सेट हैं कि ये वाला अगर करेगा तब हम करेंगे, चुनाव आयोग की तरफ से गाइडलाइन आएंगी तभी हम करेंगे। इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा कल को चुनाव अगर होते हैं और प्रिकॉशंस के साथ भी होते हैं, तो क्या अगर कुछ अनहोनी घटती है तो कौन इसका जिम्मेदार होगा और कैसे हल होगा? अभी चुनावी माहौल है, क्योंकि चुनावी आचार संहिता लगी नहीं है, तो सरकार के हाथ में सब कुछ है। जैसे कि दोनों विपक्षी दल के प्रवक्ता कह रहे थे, बिल्कुल सही कह रहे थे, निश्चित रूप से सही कह रहे थे, सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए। जब आप आम आदमी के लिए इतने रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, तो राजनीतिक रूप से भी आपको लगाना पड़ेगा, दोहरे मापदंड नहीं स्थापित करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात और है कि सपा और कांग्रेस के दोनों प्रवक्ताओं ने कहा कि सरकार को ऐसा करना चाहिए, तो सरकार से इनको भी मांग करना चाहिए, सरकार से कहना चाहिए, जिस ढंग से कांग्रेस ने आज इतना बड़ा स्टेप उठाया है, निश्चित रूप से सपा को भी उठाना चाहिए और सरकार के सामने रखना चाहिए, क्योंकि प्रजातंत्र में प्रजा भगवान है और सारे उसकी प्राथमिकता पहली होनी चाहिए। तो यदि सभी दल, क्योंकि आप जब कोई बात उठती है तो विपक्ष आवाज उठाता है, अव्यवस्थाएं होती हैं तो उस पर विपक्ष आवाज उठाता है, तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि एक सर्वदलीय बैठक की मांग होनी चाहिए और सर्वदलीय बैठक में निर्णय होना चाहिए कि जनता की जान जो है सबसे ज्यादा जरूरी है और अभी चुनाव जो है फिलहाल स्थगित किए जाए और लोगों के हित में इस प्रकार की रैलियों पे रोक लगाई जाए। तो मेरे को लगता है कि बहुत सकारात्मक परिणाम होंगे और कहीं ना कहीं जो चाहे विवेक जी हों, चाहे कीर्ति जी हों, चाहे प्रदीप जी हों, तीनों ही लोग मेरी इस बात से सहमत होंगे और हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति को, हर एक राजनीतिक दल को अपने राजनीतिक कर्तव्यों का निर्वाह करना चाहिए। और जिस ढंग से कांग्रेस ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है, मेरे को लगता है कि सपा हो सकता है सपा ने ऐसा कुछ किया भी हो, मुख्यमंत्री से कोई मांग भी की हो, तो ना की हो तो उनको करना चाहिए और एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए, क्योंकि आफ्टरऑल जो स्थिति बनती है, भयावह होती है, तो चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, दोनों को भी सामना करना पड़ता है। तो मेरा यही मानना है कि जब सामूहिक तौर पर प्रयास होंगे तो उसके अच्छे आ रहा हूं आपके पास कीर्ति जी। लेकिन अगर इतने ही संवेदनशील अगर सभी पार्टियों के प्रतिनिधि या पार्टियां होती तो शायद चुनाव आयोग की जब टीम आई थी तो उससे भी ये डिस्कस किया जा सकता था और शायद इस पे कुछ समंजस से बैठा के कुछ और हल निकाला जा सकता है। निश्चित रूप से यही मेरे को लगता है कि जब चुनाव आयोग ने जब बैठक ली थी तो ये बात करनी थी, जिस ढंग से ओमिक्रॉन का इफेक्ट था, आज से नहीं है, एक महीना पहले से भारत में स्थितियां गड़बड़ा रही थी। बड़े बड़े विशेषज्ञ इस बात को कह रहे थे, बड़े बड़े अखबारों में आप लगातार लेख पढ़ रहे थे कि स्थितियां बहुत भयावह होगी और हम आज देख रहे हैं कि आज जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है, अभी शेषो अवस्था में है और अब आने वाले समय जिस गति से बढ़ रहा है, तो आज आप देख रहे हैं कि करीब 8-10 राज्यों ने अपने यहाँ पे जो है बहुत कड़ाई लगा दी है, नाइट कर्फ्यू लगा दिए हैं, बहुत सारे कार्यक्रम स्थगित हो गए हैं। तो मेरे को लगता है कि यूपी जैसे बड़े राज्य में जहाँ पे करोड़ों लोगों की जान की बात आती है, तो उस पर भी विचार करने की जरूरत है। बिल्कुल। विवेक जी, जिस तरीके से अगर ओमिक्रॉन की ही नजर डालें, जिस तरीके से देखा जाए आंकड़ा, जब पूरे सभी देशों में मिला के 300 के करीब थे तो हमारे यहाँ 30 से 45 के करीब थे। आंकड़ा आप सोचिए, सभी देशों के मिला के और अपने देश के मिला के, यानी कि हमारे यहाँ का क्षेत्रफल ऐसा है या हमारे यहाँ की जनसंख्या ऐसी है कि हल्की सी हवा आग में पूरे जंगल को जला देती वाला हिसाब है। लेकिन ऐसे में अगर ओमिक्रॉन के जैसे वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि इससे खतरा नहीं है, माना जा सकता है, ये फैल रहा है ज्यादा, लेकिन वो ये भी जता रहे हैं कि अगर इसे म्यूटेट हुआ और ज्यादा भयंकर तरीके से म्यूटेट हुआ तो हो सकता है ऐसे ओमिक्रॉन न जाने कितने ओमिक्रॉन निकल आए और कितने ज्यादा इसके वेरिएंट निकल आए, जिसे समझना भी मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में हम क्यों उस ओर बढ़ रहे हैं या हम उसको हवा क्यों दे रहे हैं? जैसे कि सभी विपक्षी पार्टियों ने कह दिया सिर्फ आप और आप रोक लगाएंगे, आप सरकार, आप प्रशासन, आपके हाथ में, सब कुछ आपके हाथ में। तो जब सब आप ही हैं तो आप ही हैं, फिर मतलब सोचना चाहिए। देखिए दीपक जी, कह तो रहे हैं कि सब कुछ सरकार को करना है, लेकिन सरकार जब इनको कहीं रोकती है तो ये धरने पर भी बैठ जाते हैं।
और लॉ एंड ऑर्डर की समस्या भी उत्पन्न करते हैं। तो सर और लोकतंत्र की दुहाई भी देते अरे हैं। सरकार अपनी रैली कब हालांकि रोकेगी, लोकतंत्र ये भी तो का बताइए। पालन ये लोग कहाँ कितना करते हैं। कि आज पंजाब में आपने देखा होगा इस तरह से प्रधानमंत्री जी के काफिले को वहाँ रोका गया और ट्रैफिक जाम में उनको फंसाया गया और 15 से 20 मिनट तक उनका काफिला रुका रहा। किस तरह से लोकतंत्र में फेडरल स्ट्रक्चर में इन लोगों का सहयोग है वो आपने देख लिया होगा आज। तो रही बात विपक्ष की जो इस तरह की बातें हैं केवल हवाई बात। और पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में काला झंडा दिखाने वाली महिला रीता यादव को कैसे गोली मारी गई, इसका भी जवाब दे दीजिएगा। अभी कुछ भी बोलिएगा ये तुरंत उसका जाकर के दूसरा उत्तर ढूंढ लाए। अभी सरकार अगर रैलियों पे रोक लगा दे तो कहेंगे साहब हमको लोकतंत्र अपनी बात कहने से रोका जा रहा है। और जो पश्चिम बंगाल में जी विवेक जी, वहाँ पे इनका कोई गाँव पे था ही नहीं और उसके पहले भी लड़ाई में रही तो उसके बाद भी लड़ाई में नहीं है। और इन्होंने जिस तरह से वहाँ सरेंडर किया उसका लाभ तृणमूल कांग्रेस को मिला। वही दशा इनकी यहाँ उत्तर प्रदेश में है। ये इस तरह से सीजनल पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे इनका कुछ गाँव पे है नहीं, फिर भी जो इन्होंने बरेली में जो दशा की है इस तरह लड़कियाँ वहाँ चोटिल हुई हैं वो भी लोगों ने देखा है। और जिस तरह से आप स्वयं बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी के साथ कोई इफेक्टेड हुआ इस वजह से उन्होंने आने से मना किया है और ये रैलियां रद्द की गई हैं, उसके दूसरा नाम दे रहे हैं, दुहाई दे रहे हैं। तो ये सब चीजें हैं, इनके मुंह में कुछ और है, पैसे कुछ और होती, पैसे कुछ और है। सरकार किसी को अपनी बात कहने से नहीं रोकती, सबके पास तमाम माध्यम है, किसी भी माध्यम से लोग अपनी बात कह सकते हैं। और रही बात जिस तरह से चुनाव आयोग की तैयारी है, अब मुश्किल से आपके 2 हफ्ते की सरकार और बची है, उसके बाद चुनाव आयोग के गाइडलाइंस जारी हो जाएंगे। ऐसे में सरकार जाते जवाते कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं देना चाहती जिससे इनको जाकर के जनता के लिए दहाड़े मार के रोने का मौका मिल जाए। खुद अपने निर्णय लेना चाहिए, इनको खुद अपने कार्रवाई करनी चाहिए और जो इनको समझ में आए वो इनको उस पर कहना चाहिए। तो सरकार को बार बार ये उसमें क्यों खींचना चाहते हैं? सरकार ने कभी किसी को अपनी बात कहने से नहीं रोका, सारे माध्यम खुले हुए हैं। तो विवेक जी, ताने तो तब भी मिलेंगे अगर आप ना भी दें छूट और कोरोना फैल जाता ये तो पीछे हट जाएंगे सभी लोग। बोले ये थे जैसे आज बोल रहे हैं कि सरकार के हाथ में था सब कुछ, जैसे आप बोल रहे हैं कि कल को ताने देंगे कि इन्हें रोका गया या फिर इनके अधिकार छीने गए, तो कल को अगर किसी ने कारण से कोरोना फैलता है उत्तर प्रदेश में तो कल तो ये फिर पीछे हट जाएंगे। बोला यही तो थे, यही तो नहीं रोक रहे, हम तो चाहते थे कि हम रुक जाएं और मैं रोकेंगे। समस्या यही है, ये अब कोयले की खदान में काम कर रहे हैं, काले होने से डर रहे हैं तो कैसे काम करेंगे? सरकार ने कुछ नहीं किया। जिस दशा में कोरोना में उत्तर प्रदेश में दस्तक दी थी, उस दशा में जो उत्तर प्रदेश में मेडिकल फैसिलिटी थी और आज उस स्थिति को देख लीजिए कहाँ से कहाँ उत्तर प्रदेश आ गया है। जिस समय कोरोना ने दस्तक दी थी एक भी टेस्टिंग लैब नहीं थी, एक भी पीपी किट नहीं उपस्थित थी। आज प्रदेश कहाँ पहुंच चुका है ये आप खुद खूब देख रहे हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार को क्रेडिट देने से पीछे हट जाते हैं। आज कितने मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में खुल चुके, कितने में रनिंग हो चुके हैं, उसका क्रेडिट नहीं देना चाहते। मेडिकल स्ट्रक्चर में विपक्ष के क्रेडिट का क्या करेंगे आप? कितना अभूतपूर्व योगदान दिया है उसकी क्रेडिट नहीं देना चाहते, केवल सरकार को कोसते रहना चाहते हैं। तो आपने जनता के लिए काम किया, जनता देगी ना आपको क्रेडिट। ये इनके क्रेडिट होगा क्या आपका? ये विपक्ष के क्रेडिट से क्या होगा? जनता क्रेडिट देगी ना आपको। तो आपने जनता के लिए काम किया, जनता देगी क्रेडिट, इनके क्रेडिट से आपको क्या मिलेगा? तो भाई भाई थे और जनता के बीच काम कर रहे हैं। जनता के बीच हमसे ज्यादा कोई नहीं है। जनता के सुख दुख में हर मौके पे हम उपस्थित है। ठीक है। जनता के बीच भारतीय जनता पार्टी उसके कार्यकर्ताओं से ज्यादा कोई नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। विवेक जी लौटेंगे। जिस तरह से कीर्ति जी आप बार बार कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए झा साहब वरिष्ठ पत्रकार है दीपक जी, एक बात मैं बार बार कह रहा हूं, झा साहब ने कहा विपक्ष को पत्र लिखना चाहिए। कोरोना काल था, पहला लहर दूसरा लहर। ठीक। हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कई बार कहा कि सरकार को विपक्षी दलों के साथ बैठक करनी चाहिए, रणनीति तैयार करनी चाहिए
और रणनीति तैयार करके कोरोना पे काबू पाने के उपाय पे चर्चा करके उस पे एक्टिव कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन ये सरकार हठधर्मी सरकार उत्तर प्रदेश, ये सरकार पूरे कोरोना काल के 2 कार्यकाल में जो उत्तर प्रदेश तबाह बर्बाद हुआ, ये सरकार की हठधर्मिता रही। सरकार ने किसी विपक्षी दल के साथ कोई बैठक नहीं किया, तो न उनके प्रतिनिधियों के साथ बैठक किया, विपक्षी दलों के साथ बैठक, या फिर आप जो कह रहे हैं तो विपक्षी दल भी तो हठधर्मिता अपना रहा था। ये बयान शायद किसका था, शायद आपको याद हो, मुझे तो नहीं है, कि कोरोना की वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, ये मोदी वैक्सीन है। आप जिस वक्त की बात कर रहे हैं वो आप भी तो उसी वक्त की बात कर रहे हैं। निपट चुका था, नहीं वो संकट निपट चुका था। अच्छा, और जो मैं कह रहा हूँ, आप मेरा सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि रैली की अनुमति कौन देता है? रैली की अनुमति समाजवादी पार्टी किससे लेगी? अगर हमको रैली करना हो तो अनुमति तो सरकार से लेनी है। सरकार में कलेक्टर और कप्तान से लेनी है जिस जनपद में रैली करनी है। लेकिन ये सरकार हार के हताशा में है। पर विवेक जी तो ये कह रहे हैं कि अगर उन्होंने रैली पर रोक लगा दी, वो तो लगा दें, तो कल आपको ये कहोगे लोकतंत्र खतरे में? ऐसा है कि लोकतंत्र उनके लिए खतरे, लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। अब कह तो रहे हैं कि खतरे में, आप ही लोग कहोगे। भारतीय जनता पार्टी दे रही है। मैं तो कह रहा हूं, पहले देखिए, रैली रोकने के लिए पहले अपनी रैली बंद करनी पड़ेगी भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी कहे ना हम रैली बंद कर रहे हैं देश भर के अंदर, हम कहीं रैली नहीं करेंगे, ओमिक्रॉन आ गया है। फिर चुनाव आयोग जो गाइडलाइन करेगा उसके हिसाब से प्रचार होगा और चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों नहीं करती भारतीय जनता पार्टी? लेकिन अगर क्योंकि उसको उत्तर प्रदेश के अंदर कोई काम तो 5 साल में कर नहीं पाए, केवल अब चुनावी घोषणाएं करनी है। विवेक जी का कहना है कि वो कर भी देंगे, करते हैं वो कर भी देंगे, तब भी हमें ही दोष नजर आएगा विपक्षियों को। अब ये तो विवेक जी कर रहे हैं। लेकिन अगर वास्तव में अगर उत्तर प्रदेश की दुर्दशा उनको याद हो कि किस तरीके से ऑक्सीजन के अभाव में लोग दम तोड़ रहे थे, किस तरीके से लोगों के पास बेड नहीं था, किस तरीके से लोगों के पास दवा नहीं मिली, किस तरीके से गंगा किनारे लाशें मिली, अगर ये फैसला तो सरकार को ही लेना है। लेकिन सरकार जिस तरीके से चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है कि जिस राज्य में चुनाव होता है उन राज्यों में फर्जी घोषणा करनी है हर जनपदों में जाकर के, वही काम भारतीय जनता पार्टी इस वक्त कर रही है। ठीक है, इसलिए रैली पे रोक नहीं लगा सकती। बात तो गंभीर आपकी भी। प्रदीप जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? प्रवक्ता कह रहे हैं कि अगर हम रोक लगाएंगे तो विपक्ष हम पर सवाल खड़ा करेगा। आप एक उदाहरण पेश करिए कि और ये नजीर पेश करिए और कहिए कि हम आज से अभी से अपनी रैलियों पर को स्थगित करते हैं जब तक कोरोना की महामारी अपनी स्थिति या उसमें सुधार नहीं आ जाता। और आपने कहा कि आपने जो काम किए उस पर चर्चा नहीं होती। बिल्कुल चर्चा क्यों नहीं होती है? आपने 400 रुपए का सिलेंडर 1000 का कर दिया इसी कोरोना काल, और अपने कार्यकाल में इस पर चर्चा हो रही है। आपके कार्यकाल में कोरोना काल में 50% से ज्यादा कारखाने बंद हो गए, इस पर चर्चा हो रही है। वाराणसी का 6000 करोड़ का सिल्क कारोबार बंद हो गया, भदोही का 1200 करोड़ रुपए का कालीन कारोबार बंद हो गया, आगरा और कानपुर के 6000 करोड़ के लेदर उद्योग बंद हो गए, सहारनपुर के 400 करोड़ के लकड़ी उद्योग की हालत पतली हो गई, और लखनऊ की चिकनकारी 2.5 लाख लोग आज बेरोजगार हो गए। इन पर चर्चा हो रही है। 2 करोड़ से ज्यादा नौजवान बेरोजगार हो गए, ये आपकी उपलब्धि है, इस पर चर्चा हो रही है। कानून व्यवस्था पे चर्चा हो रही है। और इसी कार्यकाल में, अपने कोरोना कार्यकाल में जिस तरीके से आपने असंवेदनशील रवैया अपनाया इस सरकार ने, इसकी भी चर्चा हो रही है। इसका क्रेडिट तो आपके पास, आपको ही जाता है। और निश्चित तौर पर आने वाले समय पर बस उत्तर प्रदेश की आवाम चुनाव आयोग के तिथि की घोषणा का दिन देख रही है, और जैसे तिथि की घोषणा होगी, क्योंकि आप इन सवालों के जवाब नहीं देंगे तो जनता खुद जवाब देने जा रही है। बस जो चुनाव की तिथि घोषित हो जाए, बटन दबा के आपको जवाब देने जा रही है। ठीक है, मतलब चुनाव होके रहेगा, बटन दब के रहेगा। ठीक है प्रदीप जी, जिस तरह से कृष्ण मोहन जी बात हमने सुनी, और अगर सरकारें ये बोल रही कि हम एहतियात बरतेंगे या हम बरतते रहे हैं, तो ये 2 बार के में हमने खूब कोशिश की, जनता के लिए सब कुछ लगा दिया गया, गरीब और गरीब हो गया, सबके बंद हो गए हैं, धंधे बंद हो गए हैं, कुछ की नौकरियां चली, ये सही बात है, इसमें कोई झूठ नहीं है।
का सब ऐसे तैसे करके अपना गुजारा चला रहे हैं ले देके। ये सच बात है। आज के समय अभी भी कोई भी उबर नहीं पाया, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे आम नागरिक हो, चाहे नौकरी का धंधा करने वाला कोई इंसान हो, अभी तक नहीं उबर पाया। दूसरा फिर से ये आके खड़ा कर दिया ही कहा जाएगा इसको, क्योंकि जब मालूम है कि ओमिक्रॉन इतना खतरनाक है, फिर भी इंटरनेशनल फ्लाइट पे वो सावधानी नहीं बरती गई। अभी भी लोग आ रहे हैं और अभी भी वही भी कोरोना पॉजिटिव हैं जो आइसोलेट हैं अभी भी। उसके बावजूद भी हम ये सरकार, ये जनता बहुत अच्छे से जानती है, सरकार कोई भी हो, चाहे राज्य सरकार हो किसी भी राज्य की, और चाहे वो केंद्र सरकार हो, कोरोना को हम नहीं रोक पाए थे और न रोक पाएंगे। और हुआ भी वही कि जब सारे देशों में आ गए, जनता कहने लग गई अब हमारे देश में भी आएगा। और 2 दिन नहीं हुए थे, ब्रेकिंग आ गई थी कि ओमिक्रॉन आ चुका है भारत में। और आ चुका ही नहीं, बड़े अच्छे से फल फूल भी रहा है। और आगे भी शायद इसी तरह यही आलम रहा, यही सोच रही तो फल फूलता भी रहेगा। हम कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर से जनता मरने के लिए या फिर बेड के लिए या ऑक्सीजन के लिए, किसी और चीज के लिए भटकती रहेगी। जो चिताएं हैं जलती रहेंगी, हम अपनों को खोते रहेंगे। देखिए दीपक जी, पूरे देश में यदि हम स्थिति की बात करें तो महाराष्ट्र में 13 मंत्री, मध्य प्रदेश में मंत्री, बिहार में मंत्री, IAS, IPS, IFS, तमाम तरह के लोग कोरोना पॉजिटिव होते जा रहे हैं। स्थिति भयावह हो रही है। हमने इस चर्चा में का एक सार देखा, वो ये है कि सरकार को ही कोई निर्णय करना पड़ेगा। जब तक सरकार कड़ाई से निर्णय नहीं करेगी, आप खुद जानते हैं कि हर आदमी चाहता है कि उसका जीवन बसर चलता रहे, क्योंकि उसकी आवश्यकताएं बहुत हैं। तो इस आवश्यकताओं में वो कई बार अपनी जान को जोखिम में भी डाल के चलता है। तो कहीं ना कहीं सरकार जनता के हित में कोई निर्णय ले, क्योंकि कड़ाई, जैसे विपक्ष के सारे प्रवक्ताओं ने कहा, बिल्कुल सही कहा है कि जो कुछ करना है वो सत्ता पक्ष को ही करना है, सरकार को ही करना है। आप देख रहे हैं कि हम 7-8 राज्यों में जिस ढंग से कड़ाई की घोषणा हुई है, तो सरकार ने निर्णय किया है। तो यूपी में भी सरकार को निर्णय करना चाहिए और तत्काल प्रभाव से जो है रैलियों पे, जो बड़े आयोजनों पे रोक लगा देनी चाहिए, जिससे जो ओमिक्रॉन की भयावहता है वो कम हो सके। तो लगा देंगे, जनता के भी उन फंक्शनों पे रोक लगा देंगे, उनके मातम पर रोक लगा देंगे, उनके जाने पर रोक लगा देंगे, उनके मास्क पे, सब पे रोक लगा देंगे। उनका कुछ नहीं है, बस ऑर्डर जारी करना है, कलेक्टर ऑर्डर जारी कर देंगे पूरे जिले में, हाँ भाई लगा दो। फिर किसको राशन मिल रहा है, किसकी जॉब कैसी थी, उसके घर की स्थिति क्या है, माँ बीमार है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, खाने को रोटी नहीं है, उससे फिर कोई लेना देना है भी नहीं। हाँ फिर बाद में वो राशन वाली स्कीम आएगी, लेकिन हाँ लॉकडाउन, हाँ भाई लॉकडाउन, सिचुएशन वहां तक लाके खड़ी कर ली जाती है कि पूरा लॉकडाउन आ जाए और जनता या सब लोग घरों में बैठ जाए, कोई जॉब पे ना जा पाए, ना ऐसे हालात बने, तब किया जाता है। और अभी उसी का इंतजार चल रहा है। अभी देखना धीरे धीरे करके अब सब बंद होगा। देखिए आर्थिक गतिविधियां तो वैसे बहुत प्रभावित होती हैं और हमारी जो कमर टूटी हुई है, तो आप देखिए कि अभी जिस ढंग से प्रदीप जी बता रहे थे, वो पूरे देश के हालात हैं। रोजगार हर जगह प्रभावित हुआ है। आप देखिए कि बड़ी मुश्किल से जो रेस्टोरेंट उद्योग है, होटल उद्योग है, टूरिज्म है, धीरे धीरे खड़ा हो रहा है, कुटीर उद्योग है, तो अब खड़े होने की स्थिति में था। लेकिन फिर एक बार ओमिक्रॉन की जो दस्तक है, उससे आम जनजीवन बहुत प्रभावित हुआ है, अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है। तो इससे उभरने में हमको बहुत समय लगेगा, लेकिन बस आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी जान को बचा लें, अपने आप को बचा लें और अपने परिवार की रक्षा कर पाएं। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए, इस चर्चा में जुड़ने के लिए विवेक जी, कीर्तन जी और प्रदीप जी और सर कृष्ण कुमार मोहन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोरोना केसों के बढ़ने पर कांग्रेस ने लड़ सकती हूं मैराथन को रद्द कर दिया है। साथ ही यह फैसला लिया है कि पार्टी फिलहाल कोई भी बड़ी रैली नहीं करेगी। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अन्य पार्टियां इस लाइन पर कब चलेंगी? क्या जब तक कोरोना विस्फोट नहीं हो जाता, तब तक रैलियां यूं ही चलती रहेंगी? जरूरी है कि वक्त रहते सियासी दल जनता की जान को तवज्जो देकर रैलियों को फिलहाल कुछ दिनों के लिए बंद करते हैं, नहीं तो उत्तर प्रदेश में कोरोना को विकराल रूप लेने में देर नहीं लगेगी। और इसी के साथ सत्ता का संग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।